हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। दिस इज़ निरंजन तिवारी। सो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन MPA 13, पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट, सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन, चैप्टर 3, जिसमें हम देख रहे थे कि संवैधानिक विशेषताएं या संवैधानिक प्रावधान क्या क्या किए गए हैं सार्वजनिक प्रणाली के लिए। तो उसमें हम बात अभी पिछले लेक्चर में हमने बात की, जो नए हैं तो प्लीज़ आप हमारा पिछला वीडियो देख लीजिए। हम बात कर रहे थे कि जो संविधान में कुछ कमेटियां दी गई हैं, कुछ आयोग दिए गए हैं, उनके बारे में हम बात कर रहे थे। तो हमने देखा था कौन कौन से आयोग हैं। कुछ में से कुछ केंद्र सरकार के हैं, कुछ राज्य सरकार के हैं, कुछ दोनों के लिए काम करते हैं। अब उनमें से हम देखते हैं। सबसे पहले है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो फ्रेंड्स, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक एक संवैधानिक संस्था है जो संघ, राज्य और संघीय क्षेत्र जितने भी हैं उनके आर्थिक लेन देन का हिसाब किताब देखता है। ये आर्टिकल 148 में दिया गया है, जिसको कंप्यूटरल एंड ऑडिटर जनरल भी कहा जाता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब देखिए, और यह पदभार संभालने से पूर्व संविधान और कानून के साथ अपने कर्तव्य को बिना किसी भेदभाव, रुकावट, डर या किसी द्वेषभाव के पूरा करने की शपथ लेता है। महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और वो 65 साल की आयु तक रहता है। अगर उससे ज़्यादा हो गया उसको 65 साल की आयु में से रिटायर कर दिया जाता है और उन्हें अभद्र व्यवहार और अक्षमता सिद्ध होने पर ही हटाया जा सकता है, वैसे नहीं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर वो अपने पोस्ट से रिटायर हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो कभी भी रिटायर हो सकते हैं या मतलब हट सकते हैं या उन्हें हटाया जा सकता है, क्योंकि वो सरकारी रिपोर्ट देते हैं। क्या घोटाले हुए हैं, क्या घपले हुए हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो उनको संविधान में इतनी शक्ति दी गई है कि वो ऐसा काम कर सकते हैं। नियंत्रण और महालेखा अधिकार कार्यों का वर्णन संसद के नियंत्रक अधिनियम नियंत्रक और महालेखा परीक्षक 1971 में किया गया है। भारत सरकार ने सन 1976 में लेखा जोखा अब अपने स्वयं के प्रशासनिक मंत्रालय के विभाग में ले लिया। इसके साथ ही केंद्र सरकार के खाते और लेखा परीक्षक पूर्णतः अलग हो गए। अब देखिए, कार्य क्या क्या करते हैं। कार्य करते हैं, कैग के जो काम होते हैं, केंद्र तथा राज्य की सहायता से चलने वाली सभी सरकारी संस्थाओं के खर्च एवं प्राप्ति का लेखा परीक्षण, केंद्र और राज्य के संबंधित आकस्मिक कोष के लेखा जोखा, पुनर्याचिका दायर किए जाने पर किसी भी अन्य संस्था, मतलब किसी भी संस्था को अगर केंद्र सरकार, राज्य सरकार कहती है या प्रेसिडेंट कहता है तो उसे ये चेक कर सकते हैं। जितने भी सार्वजनिक प्रबंधन होते हैं, जितनी भी कंपनियां हैं सरकार की, उसके थ्रू भी ये जांच पड़ताल करते रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। नियंत्रण और महालेखा परीक्षक अपने लेखा परीक्षण के कार्य को किसी भी कार्यालय में कर सकता है जो केंद्र तथा सरकार, राज्य सरकार के अंतर्गत संचालित हो रहे हों, जिसमें ट्रेजरी और ऐसे कार्यालय जो प्रारंभिक अथवा सहायक खाता रखते हों भी सम्मिलित है। मतलब ये केंद्र और राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले किसी भी चीज़ को चेक कर सकते हैं। भारत के संविधान में उन समस्त प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया है जिनसे होकर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अपनी लेखा जोखा रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। ये अपनी रिपोर्ट, केंद्र सरकार की रिपोर्ट है तो राष्ट्रपति को, और राज्य सरकार की रिपोर्ट है तो राज्यपाल को प्रेजेंट करते हैं, और राष्ट्रपति उसी रिपोर्ट को संसद में प्रस्तुत करता है और राज्यपाल उसी रिपोर्ट को विधानमंडल में प्रस्तुत करता है। देखिए, कैग जो है ना तो संसद का कोई अधिकारी होता है, ना ही सरकार का कार्यपालक। इसका कार्यालय उन प्रमुख स्थानों में से एक पर होता है जो सरकार की वित्तीय अखंडता की शीर्षक सुरक्षा के लिए बनाया गया है। भारत के नियंत्रण और महालेखा की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 148 में अनेक व्यवस्थाएं की गई हैं। जैसे, अब वही मैंने बताया कि इनकी सिक्योरिटी संविधान में दी गई है, क्योंकि ये बहुत अहम पोस्ट होता है। तो उसमें क्या क्या सिक्योरिटीज़ हैं। सेवा काल और परिस्थितियों को सुरक्षित बनाए जाने और नियुक्ति के पश्चात किसी तरह का बदलाव ना हो कि जिससे उसको हानि हो। मतलब इनकी सैलरी, अलाउंसेस वगैरह जो मिलते हैं उसमें कटौती नहीं की जा सकती। बढ़ा सकते हैं लेकिन काट नहीं सकते। दूसरा, नियंत्रण और महालेखा के कार्यकाल का प्रशासनिक खर्च भारत सरकार की संचित राशि से दिया जाता है। संचित राशि से दिया जाने का मतलब ये है कि आप उसमें बदलाव अपने मन से नहीं कर सकते, उसके लिए संसद में वोट किया जाएगा। उन्हें केवल राष्ट्रपति के आदेश पर ही हटाया जा सकता है। अब इसे हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में पारित किया गया हो, जिसमें से सदन के सभी सदस्यों की स्वीकृति हो, जिस पर सदन में उपस्थित मतलब कम से कम 2/3 बहुमत से। एक प्रकार से आप कह लीजिए कि जैसे आप सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाते हैं, वैसे आप इन्हें भी हटाते हैं। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यभार प्राप्त कर लेने के पश्चात वह केंद्र तथा राज्य सरकार के अंतर्गत किसी भी पद की नियुक्ति योग्य नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसा एक बार हुआ था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता कि इसे आप
उस पोस्ट से रिटायर होने के बाद किसी और पोस्ट पे नहीं जा सकते, सरकारी पोस्ट पे। ओके फ्रेंड्स, सेकंड है फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग। वित्त आयोग जो है वो आर्टिकल 280 में दिया हुआ है। वित्त आयोग का गठन भारत सरकार के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ये 5 साल के लिए बनता है। एक मुख्य अधिकारी और 4 अन्य सदस्य होते हैं। ओके फ्रेंड्स, मुख्य अधिकारी की नियुक्ति उन लोगों में से होती है जो उस विषय का विशेषज्ञ होता है। अन्य सदस्यों की नियुक्ति किसी भी आधार पर हो सकती है, प्रशासन, न्यायपालिका, लेखा, अर्थशास्त्र वगैरह वगैरह। ओके, उसके बाद है वित्त आयोग करों से प्राप्त कुल आय को केंद्र और राज्य के मध्य जो भी विभाजन है उसके बारे में राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। जो भी टैक्स आते हैं ये केंद्र सरकार को कितना देना है, राज्य सरकार को देना है, किसी राज्य को विशेष पैकेज देना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें ये राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। ये अपनी रिपोर्ट देते हैं जिसमें सरकार की कार्यवाही का उल्लेख किया जाता है, ये चीज़ें। और अगर मोटे मोटे तौर पे कहें तो राज्य और केंद्र के बीच में जो फाइनेंशियल संतुलन बनाने की बात आती है, वित्तीय संतुलन बनाने की बात आती है, उसके लिए ही वित्त आयोग का गठन होता है, ताकि ये एक ऐसी भूमिका निभा सके जिससे दोनों में संतुलन बना रहे। ठीक है, आप इसको देख लीजिए, यही दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद थर्ड आता है चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन फ्रेंड्स देखिए, राज्य का भी इलेक्शन कमीशन होता है और केंद्र का भी इलेक्शन कमीशन होता है। जो मुख्य संघ का इलेक्शन कमीशन होता है वो उसके ऊपर दायित्व होता है कि जितने भी जनरल इलेक्शन होते हैं वो कराएं। जनरल इलेक्शन के साथ साथ राज्यसभा के इलेक्शन, राष्ट्रपति के इलेक्शन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, ये सारे। लेकिन जो स्टेट का इलेक्शन होता है उसका काम सिर्फ होता है राज्य के जो पंचायत चुनाव होते हैं उनको कराना। पंचायत चुनाव और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो इलेक्शन होते हैं नगर निगम के, उसके अलावा राज्य निर्वाचन आयोग कोई काम नहीं करता, बाकी सारा काम चुनाव आयोग ही करता है। वो एक सदस्यीय उससे बना होता है। सबसे पहले तो आर्टिकल 324 में दिया गया है इसके बारे में। 3 सदस्यीय एक टीम होती है जिसमें से एक मुख्य आयोग होता है, निर्वाचन आयुक्त होते हैं और 2 उपायुक्त होते हैं जो सहायक होते हैं, उनके सहायक होते हैं। भारत के राष्ट्रपति चुनाव आयोग का गठन किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। देखिए 5 साल का इनका भी कार्यकाल होता है। अब 6 साल ये काम कर सकते हैं। उसके बाद ये देखिए इनकी जो कार्य क्या क्या है। सबसे पहले तो कर्मचारियों के लिए अगर ज़रूरत, जैसे इलेक्शन समय आया, इलेक्शन में बहुत बड़े लेवल पे मैन पावर की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए ये राज्य की ज़रूरत है, तो राज्य सरकार से या राज्यपाल से, और ये सरकार से तो बात नहीं करते हैं, राज्यपाल से, और अगर केंद्र की है तो राष्ट्रपति से इसकी सिफारिश करते हैं कि हमें चाहिए। उसके बाद दूसरा, देश भर में चुनावी व्यवस्था का निरीक्षण करना ताकि निष्पक्ष और स्वतंत्रतापूर्वक चुनाव हो सके। आप सबको पता है कि चुनाव आयोग के काम क्या है, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। चुनावी तैयारियों के लिए अधिकारियों को नियुक्त करना जो गड़बड़ियों की जांच पड़ताल कर सके, चुनाव की तैयारी करना, आचार संहिता बनाना, जनगणना तथा केंद्र और राज्य के आम चुनाव के पूर्व सभी की सहमति से उसे अच्छी प्रकार दोहराना, आचार संहिता की जारी करना, सभी दल और लोग चुनाव के समय पालन करें ये देखना, चुनाव संपर्क कराने के लिए कर्मचारी को समय समय पर नियुक्त और नामित करना, चुनाव में किसी प्रकार की आशंका होने पर चुनाव रद्द करना। उसके अलावा किसी विधायक की आयोग्यता से जुड़े मुद्दों पर राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल को सलाह देना, उन मुद्दों को व्यवस्थित करने में जो राजनीतिक दल की पहचान से जुड़े हों न्यायाधिकरण की भूमिका निभाना। मीन्स ये पॉइंट ये है कि अगर मान लीजिए कि एक ही पार्टी में 2 लोग भिड़ गए कि ये पार्टी उनकी है, जैसा एक बार कांग्रेस के समय में हुआ था जिसमें मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी दोनों के साथ ऐसा हुआ। उसके अलावा अभी कुछ समय पहले सपा में मुलायम सिंह और अखिलेश यादव के बीच में हो गया था। तो ये सब इलेक्शन कमीशन ही न्यायाधिकरण की भूमिका निभाता है कि एक्चुअल में मूल पार्टी किसके साथ जाएगी या किसकी होगी। उसके अलावा चुनाव परिणाम की घोषणा करना, चुनाव मामलों के निपटारा करना कि अगर किसी के कोई लफड़ा हुआ है या वोट किसी ने बोला कि चुनाव में धांधली हुई है वगैरह वगैरह। उसके अलावा चुनाव चिन्ह बांटना, राष्ट्रीय पार्टी, रीजनल पार्टी डिक्लेयर करना, ये सारी काम चुनाव आयोग के हैं। नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग। अब फ्रेंड संघ लोक सेवा आयोग के बारे में अगर बात करो तो मानसपोर्ट सुधार ने सिविल सेवा का वो विचार आया था कि एक ऐसी सेवा होनी चाहिए जो केंद्र के अधीन हो और केंद्र की जो पॉलिसीज़ वगैरह हैं उनको अखिल भारतीय लेवल पर लागू करे, जिससे कि केंद्र का जो एक निश्चित
एक एकल मतलब केंद्र की झुका हुआ जो संघवाद है, सशक्त केंद्र है, उसका एक और छवि दिखाई दे। तो ये सारी चीज़ इसके लिए वहाँ पे बनाई गई थी। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि 1923 में लॉर्ड ली की अध्यक्षता में भारत में उच्च स्तरीय लोक सेवा के लिए एक राजशाही आयोग नियुक्त किया गया था। भारत में अभी वो चला आ रहा है। अब बस देख लीजिए कि इसमें क्या है, कैसे है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में भी संघ राज्य के लिए लोक सेवा आयोग के गठन की व्यवस्था की और प्रत्येक राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का गठन किया, जबकि 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की सहमति हो गई और वही आज भी चला आ रहा है। 26 जनवरी 1950 को इसे मंडलीय लोक सेवा आयोग से संघ लोक सेवा आयोग में कर दिया गया था। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और कार्य करने की परिस्थितियों का निर्णय राष्ट्रपति या फिर राज्य में राज्यपाल कर सकता है। संविधान यह भी तय करता है कि राज्य के आधे सदस्य वे व्यक्ति होने चाहिए जो केंद्र अथवा राज्य सरकार के अंतर्गत कम से कम 10 साल तक सेवा कर चुके हों। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य और मुख्य अधिकारी का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। संघ लोक सेवा आयोग का यह कर्तव्य है कि वह वर्ष भर किए गए कार्यों का रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को सौंपे। एक सचिवालय भी होता है जिसमें एक मेन सचिव होता है, वो पूरी अपनी जिम्मेदारी के साथ, और वो आयोग की जिम्मेदारियों के लिए उसकी सहायता करता है। तो ये फ्रेंड्स हो गया। उसके बाद बाकी जो बचे हैं उसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे या समझेंगे। सो फ्रेंड्स, आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं, और हमारे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।